तो हेलो बच्चों, पिछली बार हमने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में समझाया था, वो दोस्ती और लड़ाई वाले तरीके से। आज हम इसका पूरी व्युत्पत्ति या डेरिवेशन कर दे रहे हैं कि क्यों हम श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में क्यों उनको उल्टा करके जोड़ते हैं, ये हम आपको आज समझाएंगे। साथ ही और भी न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम समांतर क्रम के या ओम्स लॉ के आज हम इस पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम ले रहे हैं। तो श्रेणी क्रम की प्राथमिक जानकारी तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि भाई यहाँ पर दिखाया गया है R1, R2 एवं R3 किसमें श्रेणी क्रम में है। क्यों? और इनमें श्रेणी क्रम की खासियत क्या होती है, उसमें धारा समान रहती है। ठीक है, यहाँ तक करने क्या जा रहे हैं कि हम तीनों प्रतिरोध को भगा करके इनकी जगह पर एक तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर परिणामी प्रतिरोध, है ना, परिणामी प्रतिरोध भी इसको हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में तो उसका एक और नाम हो जाएगा नेट। तो आपकी किताब में कोई सा भी हो सकता है, तुल्य प्रतिरोध निकालना या परिणामी प्रतिरोध निकालना, या इंग्लिश भी मैंने आपसे बोला है, मैं थोड़ी थोड़ी सिखाऊंगा। तो परिणामी को अपन नेट या इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट भी बोल देते हैं, है ना, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो हिंदी इंग्लिश दोनों आप साथ के साथ सीखते चलिए। ठीक है जी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना, तुल्य प्रतिरोध का मतलब है इन तीनों को भाग करके उसकी जगह पे एक प्रतिरोध रख देना। तो वही हमने एक सेल जोड़ दिया V वोल्टेज का, तुल्य प्रतिरोध वाले सर्किट में वही V वोल्टेज का सेल जोड़ेंगे। इसमें भी धारा आई है और इसमें भी धारा आई है। तो तुल्य प्रतिरोध विद्युतीय रूप से ऐसा परिणामी प्रतिरोध होता है जिसको लगाने पर परिपथ में धारा का मान नहीं बदलता है। आप एक बार फिगर देख लें, सूत्र और उसकी व्युत्पत्ति तो मैं बता ही दूंगा। तो हम ये करने जा रहे हैं, तो आप जरा कॉपी में बनाते जाएं पहले। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का मतलब है इन तीनों को भाग करके एक इकलौता प्रतिरोध ढूंढना जिसका नाम तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध या इंग्लिश में नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट, EQ किसको दिखा रहा है यहां पर, इक्विवेलेंट, तुल्य जिसकी हिंदी होती है इक्विवेलेंट। आइए, तो तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध है जो विद्युतीय रूप से परिपथ में समान धारा रखता है बशर्ते कि समान सेल लगाया जाए। ओके जी, करते हैं शुरुआत। तो इस परिपथ में हमने B नाम का विभवांतर का सेल लगाया, ये चलो 0 मान लिया, यानी कि V वोल्ट हो गया। तो 0 वोल्ट यहाँ, 0 यहाँ पहुंच गया और V वोल्ट इधर पहुंच गया, है ना, इधर क्या पहुंच गया, V वोल्ट। एक बात और बता दूं, ये जो सीधे तार होते हैं इनका प्रतिरोध कितना माना जाता है फिजिक्स में या भौतिकी में, 0। सिर्फ उन्हीं तारों का प्रतिरोध माना जाता है जिसमें चूहे के दांत होते हैं। ठीक है जी, यानी ये जो सीधा तार है इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है। कोई प्रतिरोध नहीं होता तो शून्य विभवांतर विभव सीधा सीधा वहां पहुंच जाता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध शून्य होने की वजह से इन तारों पर कोई भी विभवपात होता ही नहीं है, यानी विभव का गिरना होता ही नहीं है या विभवांतर पैदा ही नहीं होता। क्योंकि आप भी जानते हो, ये ओम्स लॉ के हमने मैथमेटिकल फॉर्म में देखा था, तो जिन प्रतिरोधों का मान 0 होगा तो वहां पे जो विभवांतर होगा, I को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहां पर कोई विभवांतर पैदा नहीं होता, तो 0 एज इट इज वहां पहुंच जाता है, क्योंकि 0 में कोई हास या क्षति होती ही नहीं है। ठीक, तो V विभव का सेल लगाया, तो V विभव का सेल क्या करेगा, अपने तीनों हिस्सों पर कुछ 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 विभवांतर दे देगा। तो V इज इक्वल टू V1 क्या है, प्रतिरोध R1 पर विभवांतर, V2 क्या है, प्रतिरोध R2 पर विभवांतर, V3 क्या है, R3 पर विभवांतर। इस तरीके से हमें पता चला कि जो V है लगाया गया सेल का वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में टूट जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये प्राइमरी इक्वेशन है, इस पर यहीं से आपका शुरुआत हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम में
सर्किट बनाने के बाद पहली इक्वेशन ये बनती है, ये तो लगाया गया वोल्टेज सेल का, और ये अलग अलग प्रतिरोध पर जो उस विभवांतर का बंटवारा हुआ है वो है। तो पहले वाले को V1 मिला, दूसरे को V2 मिला, ये V3 मिला। तो ये वाला है सेल का विभवांतर जो सर्किट में आपने लगाया है। फिर ये R1 पर जो विभवांतर चला गया, ये R2 पर और ये R3 पर। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये जो V विभवांतर है वो जरा तुल्य प्रतिरोध में देखिए कि I मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि V बराबर IR फॉर्मूला है, तो ये सेल का जो विभवांतर है वो इस तुल्य प्रतिरोध में कैसे लिखेंगे, धारा गुणित R इक्विवेलेंट। ये हमने कहां से लिया, इस जगह से। इक्वल टू V1 कैसे लेंगे, V1 क्या है, R1 के सिरों पर प्रतिरोध, R1 के सिरों पर विभवांतर, तो I धारा बह रही है, तो I इंटू R1 आपका क्या बन जाएगा, V1। ये देखिए, तो V1 का मान क्या हो गया, IR1। ऐसे ही V2 का मान क्या हो जाएगा, IR2 में V2 क्या है, R2 के सिरों पर विभवांतर, तो धारा बहने वाली I, उसको इससे गुणा कर देंगे। ऐसे ही R3 के सिरों पर विभवांतर IR3 हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण को आप ठीक से लिखिए। उसके बाद तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, यहां तक आप क्लियर हो जाएं। अब बस एक लाइन की कहानी है, फिर हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना आ जाएगा। तो इन तीनों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में हम हमेशा सीख चुके हैं, धारा हमेशा समान रहती है, तो ये आई, ये आई, ये आई तो समान है ही। तुल्य प्रतिरोध वाले परिपथ में मैंने बता दिया कि तुल्य प्रतिरोध वो होता है जिसको लगाने पर सेल से निकलने वाली धारा का मान नहीं बदलता। तो ये आई भी वही है जो कि ये है, क्योंकि इसमें सेल से कितनी धारा निकल रही थी, आई निकल रही थी। तो आई और ये वाले सारे आई एक से हैं, इसलिए सारे कट गए। सारे आई काट देने के बाद बचेगा क्या, तुल्य प्रतिरोध बराबर बस सारे प्रतिरोधों का योग के बराबर होगा। इसको अच्छे से याद रखें, फिर इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपने श्रेणी क्रम का समझ लिया होगा, धारा समान रहेगी और सारे प्रतिरोधों को सीधा गणित की तरह जोड़ देंगे। ठीक है, और गणित की तरह जोड़ करके उनका तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। अब हम चल रहे हैं समांतर क्रम के व्युत्पत्ति पर, यानी डेरिवेशन बताना है। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ें तो क्यों उनको उल्टा करके हम जोड़ते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, तो आप सर्किट बना लें। तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, वो तीनों इधर भी एक बिंदु पर मिलते हैं और यहाँ पर ही एक बिंदु पर मिलते हैं। ये समांतर क्रम में हुआ है। लगाया गया सेल V मान लिया, धारा उसमें I बह रही है, इसका तुल्य प्रतिरोध बगल में बना लिया, बिल्कुल श्रेणी क्रम जैसे ही बनाया। तो इन तीनों को भाग करके हम क्या चाहते हैं, एक इकलौता सिंगल अकेला प्रतिरोध रखेंगे, इसको तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। सेल भी वही रखना है, और तुल्य प्रतिरोध की खासियत क्या होती है, धारा का मान वो वही रखता है जो मूल सर्किट में या ओरिजिनल सर्किट में है। तो ये दोनों चीज़ें आप बना लें, फिर मैं डेरिवेशन शुरू करता हूँ। और ये तो आपको पहले ही बता दिया, ये जो बिना दांत के तार होते हैं शून्य प्रतिरोध के तार होते हैं। तो शून्य प्रतिरोध के तार होने से क्या होगा, ये जो जीरो और ये V माना है वो जीरो एज इट इज यहाँ पहुँच जाएगा और V यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है जी, यानी ये जीरो और ये V, तो ये शून्य हो गया और ये आपका V हो गया। ठीक है जी, तो गौर करिए, चाहे यहाँ सारे प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर कितना है, V माइनस जीरो।
आप जब तक सर्किट बनाएं मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूं। तो उम्मीद है आपने परिपथ बना दिया होगा, सारे सिंबल विंबल लिख लिए होंगे आपने। तो मैं इसका आपके सामने व्युत्पत्ति या डेरिवेशन कर दे रहा हूँ कि समांतर क्रम में यदि सर्किट होते हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में हमने क्या सीखा, विभवांतर समान होता है सभी के सिरों पर, विभवांतर समान होगा। तो यहाँ पर विभवांतर कितना है, V-0। देख लें आप सभी के सिरों पर, भाई इस प्रतिरोध पे भी कितना आएगा, V-0, बीच वाले पे भी V-0, इस वाले पे भी कितना हुआ, V-0। ठीक है जी। और इन तीनों को बहा करके जो तुल्य प्रतिरोध, एक इकलौता प्रतिरोध लेंगे उस पर भी कितना हो गया विभवांतर, V-0। तो ये सब समांतर क्रम में। ठीक है जी। आइए, तो इसमें क्या होगा, जब एक धारा I आएगी तो वो I 3 रास्तों में बढ़ जाएगी। अरे किसी भी इस तरह से चौराहा तिराहा होता है, जितनी कारें इधर से या गाड़ियां आती हैं वो सब आगे आके अलग अलग रास्तों में चली जाती हैं। तो ज़्यादा अकल नहीं लगानी, इसको कोई चौराहा या तिराहा जैसा मान लो, इधर से आने वाली गाड़ियां इक्वल टू अलग अलग रास्तों पे जाने वाली, या इधर से आपने पानी बहाया, 3 नालियां हैं तो तीनों नालियों में चला जाएगा। तो I बराबर I1 + I2 + I3। ठीक, अब हम सबका मान रखना शुरू करते हैं। तो I1 धारा किस में है, R1 प्रतिरोध में। ठीक है जी। तो R1 प्रतिरोध में है और सूत्र हमारा वो यही सही, विभवांतर प्रतिरोध और धारा के बीच में क्या यही सूत्र है, I आपको निकालना है। तो I का मान क्या होगा, विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, विभवांतर निकालेंगे पहले तो V-0, यानी ये हो गया V डिवाइड बाय कितना हो गया R1। ऐसे I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए भी विभवांतर कितना है, V-0, प्रतिरोध कितना है R2। तो ये आ गया आपका I2 का मान, ये अपन ने I1 का लिख ही लिया। अब अपन किसका निकालने आ रहे हैं, I3 का निकालने आ रहे हैं। तो I3 का निकालेंगे तो वही विभवांतर देखिए कितना है R3 में भी, देखिए R3 में भी कितना विभवांतर है, V-0 बटा R3। ठीक है जी। अब आ जाओ किधर, इसको देखते हैं I का मान लेना। तो I का मान ये आ गया I, तुल्य प्रतिरोध की तरफ जाएंगे क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का भी तो R लेके आना है अपने को, क्योंकि यहाँ तो तुल्य प्रतिरोध कहीं दिख नहीं रहा। तो हम इस जगह पर तुल्य प्रतिरोध लाने के लिए देखिए I का मान कैसे लिखेंगे, भाई R तुल्य के सिरों पर विभवांतर कितना है, V-0। ठीक है जी। तो ये फिर से वही लिखा, V-0 बटा ये आ गया तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे मैं तुल्य लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, ये लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये लीजिए। अब इसको आप, ये बड़ा भी कर दे रहा हूँ, इसको ठीक से समझिए अब आप।
तो सारी जगह पर विभवांतर समान होगा, v माइनस जीरो बराबर क्या हो गया आपका v। तो सभी जगहों पर विभवांतर समान है। ठीक है, तो जब विभवांतर समान है तो सारे v कट जाएंगे, कॉमन लेके v अपन ने काट दिए। जैसे अपन ये सब काट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 इस तरीके से जितने भी हों। हम ये नहीं करेंगे 3 तक ही होंगे, आगे भी आप बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसको अब आप नोट कर लें, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। लिख लिया बच्चों? तो समांतर क्रम में यानी विभवांतर समान होगा और प्रतिरोधों को उल्टा करके उनका तुल्य प्रतिरोध लिखा जाएगा। फिर भी मैं आपको अपना तरीका बताऊं, मैं तो इनका दो का ही सूत्र याद रखता हूं। मान लो आज तीसरा प्रतिरोध नहीं होता, इसको मैं हटा देता तो ये वाला हिस्सा हट जाता, सिर्फ ये मिलता। तो सिर्फ दो प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों का गुणा आप लघुत्तम समावर्तक लेके ले लेना, देख लेना, और दोनों प्रतिरोधों का योग करके देख लीजिए आप। इनका एलसीएम ले लेंगे पहले, तो वो क्या आएगा R1 R2, फिर उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो R2 प्लस R1 है ना। वो आप थोड़ी सी गणित है वो लगा के देख लेना, पर ये आके आता है किन के लिए, सिर्फ जब दो प्रतिरोध हों समांतर में। ये लीजिए, तो मैं तो इसी को सबसे अच्छा समझता हूं और इसी का इस्तेमाल भी करता हूं मैं तो। ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं सर आपने तो दो के लिए सूत्र बताया, 3 आ जाएंगे 4 आ जाएंगे तो क्या करेंगे। अरे भाई वो दो वाला ही बार बार लगाते चलो, तो मैं आपको देखो वो भी समझा देता हूं। तो मान लो ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध हैं, ये है 3 ओम का, ये है 6 ओम का, और ये वाला हो गया आपका 2 ओम का। एक और ले लेते हैं कुछ भी, 4 ओम का। ठीक है, इनको जोड़ना है तो मैं तो यही वाला सूत्र बार बार लगाता जाऊंगा। तो पहले मैं ये वाला सूत्र इन दोनों में लगाता हूं कि भाई पहले इन दो ही प्रतिरोध को मानूंगा, इनकी मुझे अभी जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, तो 3 छंग 18, देखो गुणा किया ना, ये क्या बोल रहा है, ऊपर वालों को गुणा करना है, मतलब पहले दोनों प्रतिरोधों का गुणा करना है फिर उनका योग करना है। तो 3 और 6 हैं, पहले ये दो समांतर ले रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए मत मानो। तो इनका गुणा कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, और इनका योग कितना हो जाएगा, 3 + 6 9, इससे कट के कितना हो जाएगा 2। ठीक है जी, यानी कि ये परिपथ अब किसके बराबर हो जाएगा कि इन दोनों को भगा दो, वहां पर तो क्या लिख दो, सिर्फ 2। ये 2 ओरिजिनल वाला, ठीक है जी, और एक क्या बच रहा है आपका, 4 बच रहा है। अब फिर करते हैं इसका सूत्र, अब फिर से 2 2 में लगाओ तो क्या होगा, आपने वही करना है गुणा बटा जोड़। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बारे में सोचना, तो 2 दूनी 4, 2 + 2 फिर से 4, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर, तो 2 और 2 की जगह पर तो अपन क्या लिख देंगे, सिर्फ 1 ओम, क्योंकि वो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। उसके नीचे क्या लग रहा है आपका, ये लग रहा है 4 ओम। ठीक है जी, अब फिर इनका परिणाम निकालना है, तो परिणाम निकालने क्या करेंगे, गुणा बटा जोड़। तो 4 एकम 4, 4 + 1 5, भाग दे के देख लो कितना आ जाएगा, 0.8 ओम। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है, भले कितने ही प्रतिरोध हो, मैं तो हर बार 2 2 2 2 को लेता रहता हूँ भाई। पहले इन दोनों को लिया, उनका योग निकाल के फिर उस तुल्य और इसको लिया, ऐसे करके आप इसको देखिए। तो मैं पूरी स्टेप आपके सामने लिखे दे रहा हूं, आप इसको उतार लें।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बाकी तो मैं भी आपके सामने और भी कुछ न्यूमेरिकल ले लूँगा, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं श्रेणी सामांतर का एक और न्यूमेरिकल ले ही ले रहा हूँ। चलिए एक न्यूमेरिकल दीजिए और हमसे कहा गया धारा का मान बताइए। धारा कौन सी? ये जो सेल से निकल रही है। तो धारा आई का मान ज्ञात करिए। आप सब ये परिपथ बना लें, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हमें करना तो वही है, सेल वही रखेंगे और उसमें से धारा भी वही रहेगी, और फिर हमको क्या करना है, इसका वही तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो ये हम करने जा रहे हैं। एक बार तुल्य प्रतिरोध का मान यहां रख देंगे, फिर तो वो ओम्स की जो बेसिक इक्वेशन लगा ही देंगे, बी बराबर आई आर। बी का मान कितना है? 10। आई का मान आपको निकालना है। अब यहां पर क्या लिखना है हमको? वही तुल्य प्रतिरोध। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध है वो यहां पर आ जाए। तो देखते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इस सर्किट का, श्रेणी और समांतर में जोड़ के। ठीक है जी। तो आप सर्किट वगैरह बना लें, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम पक्का समांतर में दिख ही रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के ये सिरे इससे लड़ाई कर रहा है और ये वाला सिरा इससे लड़ाई कर रहा है ना। जैसा मैंने आपको सिखाया था कि सुमो पहलवान कुश्ती करता है, या आप भी आपस में दोस्त लड़ते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हाथ से हाथ ही पकड़े जाते हैं। तो 3 ओम ने 6 ओम के इस तरह से इधर का हाथ इधर पकड़ लिया और इधर वाला हाथ इधर पकड़ लिया। तो क्या करना है, वही गुणित बटा जोड़। तो गुणा बटा जोड़ करते ही 3 छंग कितना होता है बेटा? 18। 3 को 6 से गुणा करो तो कितना आएगा? 18। 3 में 6 जोड़ो, 3 + 6 वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस टाइप समझ में नहीं आ रही तो लाओ ऐसे करके दिखा दूँ। 3 को पहले क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, फिर 3 को 6 के साथ योग करेंगे। तो इस तरह से कितना रह जाएगा तुम्हारा? 2। यानी इस जगह पर सब भूल जाइए, यहाँ पर क्या लिख कर दें, इसकी जगह पर सिर्फ 2 लिखा हुआ माने। तो 2 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में। क्यों भाई? धारा को और तो कहीं जाने का रास्ता है ही नहीं, तो 2 ओम के साथ कितना हो जाएगा? सीरीज में। तो आर तुल्य में कम से कम हम यहां तक तो लिख लें 2 + 2। तो 1 2 तो ये वाला, एक इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं जो भी धारा इधर से चलेगी वो यहां तक आएगी। तो इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। वो तुल्य प्रतिरोध इसके साथ किस में होगा? श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? वही गुणा बटा जोड़ करते हैं। तो 4 6 सबसे पहले गुणा किया 4 और 6 का, फिर 4 और 6 को हमने जोड़ लिया। तो 4 6 24 बटा 6 + 4 10। ये कितना हो गया बेटा? 2.4 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2.4। अब धारा इसमें से पूरी निकलेगी 2.4 में से, तो यहां पर इसको और जोड़ लें 2. ठीक है जी। तो बस अब इसका मान यहां रख देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का मान अब हम यहां लिख दे रहे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6.4। ये लीजिए, इसका मतलब आई का मान हो गया 10 बटा 6.4। उसको हल कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100 बटा ये हो गया 64। ठीक है जी। तो 4 16 64, 4 25 100। ठीक है जी। 25 बटा 16 को फिर भाग दीजिए, तो 16 1 16, 9 बचे तो
16 और 9 है ना, तो 16 6 96 होते हैं, यानी ये 16 1.5 और 2 एम्पियर के आसपास ही आ रहा है। इसको भाग देके देख लीजिएगा, तो जो धारा है वो आ रही है 1.52 एम्पियर। पूरे सवाल को एक साथ देख लें, आपस में सब लोग डिस्कस भी कर लें। तो धारा ये आ रही है लगभग 1.5, 16 1 16 9 25, 16 5 80 होते हैं। हाँ, थोड़ा सा भाग देने में हो सकता है त्रुटि हुई हो, तो 16 1 16, 9 बचे, फिर 16 5 80, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा मान आएगा, ये 10 बचे, 16 6 96, 6 आएगा यहाँ पे कम से कम 1.16 6 96 होते हैं, तो वहाँ 1.56 आया। मैं एक और आपकी किताब का एक सवाल और करा देता हूँ। सवाल ये है कि किसी हीटर है ना, जो गर्म करने का होता है ना, खाना बनाने का भी होता है, उसमें बिजली के तार होते हैं। तो कोई हीटर है, तो एक हीटर 4 एम्पियर की धारा, तो एक हीटर 4 एम्पियर की धारा खींचता है जब उसे 60 वोल्ट के विभवांतर पर लगाते हैं। तो एक हीटर 4 एम्पियर की धारा खींचता है, या उसमें से 4 एम्पियर की धारा बहती है जब उसे 60 वोल्ट के विभवांतर पर लगाते हैं। ठीक है जी। यदि उसे 120 वोल्ट के विभवांतर पर लगाएं तो कितनी धारा का उपयोग करेगा, तो कितनी धारा वो खींचेगा। तो सब बच्चे सवाल करें। तो जब उसे 60 वोल्ट पे लगाया तो 4 एम्पियर की धारा, जब उसे 120 वोल्ट के विभवांतर पर लगाएं तो कितनी धारा गुजरेगी। सूत्र तो वही लगाना है, V बराबर आई आर, कोई अलग से नहीं आएगा। एक विभवांतर दे रखा है, धारा दे रखी है, वह आर के बारे में बस आपको बताना है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था कि जो भी बिजली के उपकरण होते हैं, बल्ब, पंखा, फैन, एसी, सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रतिरोध है। ठीक है जी, क्योंकि सब के अंदर बिजली के तार या चालक तार होता है, कॉपर का मतलब तांबे का या एल्यूमिनियम का। तो मैं कहना चाह रहा हूं इन दोनों लाइनों में हीटर तो समान है, देखिए, है ना। तो हीटर समान है मतलब आर फिक्स हो गया। तो हीटर जो है वो एक ही है दोनों परिस्थितियों में, चाहे 120 वोल्ट लगाएं चाहे 60 वोल्ट, हीटर एक ही है। तो आर उनका क्या हो गया, अचर हो गया, यानी आर दोनों समीकरण में समान है। ठीक, चलो बनाते हैं। तो पहले लाइन की समीकरण क्या हो जाएगी, वही V बराबर आई आर में रख रहा हूं मैं। तो V बराबर आई आर में
पहली लाइन में V कितना है 60, धारा कितनी है तुम्हारी 4, ये हो गया हीटर का प्रतिरोध। अगली लाइन में देखें, अगली बार उसे 120 वोल्ट पे लगाया तो V का मान कितना लग गया 120। नई धारा वो तुमसे पूछ रहा है और प्रतिरोध हीटर का R ही माना है हमने, ठीक है। तो दोनों लाइन में यानी हीटर तो नहीं बदला है, हीटर अचर है। तो जब इसका भाग दे देंगे ना हम, तो जैसे ही हम इसका भाग दे देंगे, मान लो इस तरह से भाग दीजिए तो R से R कट जाएगा। 60 से इसको काटेंगे तो बेटा कितना आएगा 1/2, और ये कितना दिख रहा है तुम्हारा 4/i, है ना। तो 60 से 120 कितनी बार कटेगा 2 बार, 4/i। तो I का मान आपका कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। ये आंसर हो गया इसका। तो जब भी उपकरण समान बना रहता है तो उसका प्रतिरोध समान रहता है, ठीक है जी। विभवांतर आप बदल दिए हैं, और विभवांतर का भी जिक्र नहीं किया गया। कई बार वो कहेगा कि भाई पहले उसमें एक कुंडली थी, फिर 2 कुंडली चालू कर दी, विभवांतर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो फिर हम यही मानेंगे कि हर केस में भारतवर्ष के ही किसी बिजली के सॉकेट में आपने उस उपकरण को जोड़ा था, तब उसका V समान हो जाता है ना। आज मेरे पास एक सॉकेट है, उसमें कभी मैं मोबाइल जोड़ देता हूँ, कभी मैं उसमें AC जोड़ देता हूँ, कभी मैं टीवी जोड़ देता हूँ, तो हर बार उन पर क्या हो रहा है भाई, यंत्र तो बदल रहे हैं, यानी प्रतिरोध बदल रहा है, पर क्या समान रह रहा है, क्योंकि वो सॉकेट समान है। सॉकेट में क्या है, भारत सरकार 220 वोल्ट का विभवांतर दे रही है। तो हर बार उन सारे उपकरणों के लिए R अलग अलग है, बट विभवांतर समान है, जिसके चलते धारा भी अलग अलग होगी। तो इस तरह के सवाल हम अगले टर्न पे लेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे, और तभी धारा का अश्मीय प्रभाव और कुछ न्यूमेरिकल शक्ति वक्ति के वो सब देखेंगे। तो आप इस सवाल को उतार लें। ठीक है, बाकी अगले पीरियड में देखेंगे। ओके बेटा, शुक्रिया।